इस आदमी की शक्ल देखिए, यही है उमर ओमसिन या उमर उबैदी, जो फ्रेंच सेनेगलीज ओरिजिन का एक टेररिस्ट है, या जिसको कह लीजिए एक सो कॉल्ड फाइटर है, जिसको सुपर जिहादिस्ट कहा गया। फ्रांस ने इसको सुपर जिहादिस्ट कहा, और इसी ने आके सीरिया में, जो मैंने कल बताया था कि सीरिया में जो असद का डाउनफॉल हुआ, उसमें ये एचटीएस के साथ इसका ग्रुप भी लड़ा था। और अब लेकिन इसका ग्रुप, जिसका नाम है फिरकत अल गुराबा, अब इसके ग्रुप की लड़ाई हो गई एचटीएस के साथ। इडलिब में इसने मोर्चा संभाल लिया है, वहां पर उज़्बेकी फाइटर्स पहुंच गए, और आप उसका वीडियो देखिए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن المهاجرين الأوزبك اجتمعنا في إدلب لنصرة إخواننا الفرنسيين. يا إخوة المهاجرين، لا تخذلوا إخوانكم الفرنسيين. نحن لا نريد قتال مع حكومتنا، لكن نريد أن ندافع عن إخوتنا المهاجرين الفرنسيين. الحكومة تريد أن تسلم المهاجرين لحكومة. अब ये देखिए, उज़्बेकी फाइटर्स इकट्ठा हो गए हैं, और जबकि एचटीएस ने सीरिया में ये कहा था कि फॉरेन फाइटर्स को, सब लोग सीरियन आर्मी में रहेंगे, लेकिन एक विद्रोह हुआ है, और ये विद्रोह दिखा रहा है कि एचटीएस की जो सरकार सीरिया में है वो कितनी कमजोर है। खुद उसका एक बड़ा हिस्सा इडलिब में मोर्चाबंदी हो गई है। उमर उबैदी की फिर से फोटो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इसने एक पहली बार एक मजबूत स्टैंड लिया है। इसके हम समर्थन में नहीं है, क्योंकि ये अल नुसरा से जुड़ा हुआ था, अलकायदा से जुड़ा हुआ था। अब उसके बाद जब अल नुसरा खत्म हो गया, ये हो गया, आप जानते हैं सीरियन जो रेजिस्टेंस, जो सिविल वॉर शुरू हुई 2011 में, उसमें असद के खिलाफ अल नुसरा और फ्री सीरियन आर्मी, और फिर एचटीएस, एहरार अल शाम, और जो कि बाद में तहरीर अल शाम बन गया इस समय, जिसको जुलानी लीड कर रहा है। तो ये तीनों फोर्सेस थी, उसमें फ्री सीरियन आर्मी और नुसरा फ्रंट कोलैप्स कर गया। और आईसिस के जो लोग थे, जो कि 2014-2015 में इस सिविल वॉर में जुड़े, उनको अमेरिका ने कहीं अलग थलग रखा हुआ है अभी भी सीरिया के अंदर, कि अगर जुलानी फेल किए तो, अगर जुलानी फेल हुआ तो उनको वो वापस ला सकता है। देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस पहले प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम 3 वीडियो आपके बीच लाएंगे, और ये जो और लगातार ऐसी कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो हम वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट पर आपके बीच लाने की कोशिश करें। वो चाहे छोटे हों, लेकिन उनमें बात जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस होगी। जैसे ये वाला वीडियो सीरिया और कुछ फिलिस्तीन के डेवलपमेंट्स, ये वाला उस पे फोकस है। अब आप देखिए दूसरी बात, जो एक वीडियो रिलीज किया है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, बल्कि वो वीडियो एक्चुअली इजरायली सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया, क्योंकि जब इजरायली सोल्जर्स लड़ रहे थे गाजा में, तो वो अपना बॉडी कैम पहने हुए थे। तो ये इजरायली सोल्जर के बॉडी कैम से लिया हुआ वीडियो है। लेकिन एक घटना, ये नवंबर 2023 की है, लगभग 2 साल पहले। लेकिन इस घटना में आप देखिए कि इजरायली फोर्सेस अंदर जा रही हैं। इस वीडियो में इजरायली फोर्सेस अंदर जा रही है, अंदर जाके वो एक जगह, एक बिल्डिंग के अंदर वो केंद्रित हो रही हैं। उस बिल्डिंग के अंदर एक होल ब्रीच हो रहा है, देखिए लिखा आएगा होल ब्रीच, और उसमें एक होल ब्रीच जो है उसके अंदर से, मतलब उसको समझ के जो अल कसम के फाइटर्स हैं हमास के, वो मारते हैं। आपको फाइटर्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक ग्राफिक दिखाई पड़ेगा जिसमें ये होगा कि देखिए यहां से लेके जो हमास के फाइटर्स ने इजरायली सोल्जर्स को, 3 सोल्जर्स को गिरा दिया, और उसके बाद उन्होंने और भी बम्बार्डमेंट किया। उसके बाद आपको तीसरे पहलू में इस वीडियो के चीखें सुनाई देंगी इजरायली सोल्जर्स की। तो आप ये वीडियो देखिए।
4 मिनट का वीडियो है और इस 4 मिनट के वीडियो में आप सारे पहलू देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये पहला प्रसारण कर रहा हूं, स्पेशल प्रसारण, क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे कि जो दिन का पहला वीडियो होगा वो आपको करीब 2-2:30 बजे तक मिल जाए और उसमें कुछ ऐसे वीडियोस हों या कुछ ऐसी चीजें हों जो बड़ी यूनिक हो। और इसमें इस्तेमाल क्या किया, इसमें जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने TBG-7VR जो टैंडम थर्मोबैरिक राउंड्स हैं उनको यूज किया। उसके बाद नॉर्थ कोरियन F7 एंटी पर्सनल RPG यूज की। ये सब अभी देखिए खबर आ रही है और इसमें बहुत सारे IDF सोल्जर्स मारे गए। इजराइल ने एडमिट 3 ही किए थे, लेकिन इसमें बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए और ये एक लंबी कड़ी का हिस्सा है जो ये वीडियो जो रेजिस्टेंस ने जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इंट्रोड्यूस किया, ये उस लंबी कड़ी का हिस्सा है जिसमें रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है कि उसने चुन चुन के इजरायली सोल्जर्स को कैसे मारा है। और बाद में इजराइल को, क्योंकि अभी गाजा एक सीज फायर टॉक्स चल रही है, मतलब सीज फायर एक इस समय चल रहा है, तो उसके बीच में रेजिस्टेंस चाहता है ये स्थापित हो जाए कि इजराइल के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, जितना इजराइल बता रहा है उससे ज्यादा। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक पे कुछ फोकस पिछले 2 दिनों में नहीं हो पाया, मैं आज उस पर फोकस करना चाहता हूं। आज देखिए जवाता वेस्ट ऑफ नाब्लस में आज एक लड़के को अरेस्ट किया इजराइल ने। उसके बाद वहां की जनता भड़क गई, वहां आंदोलन हुआ और इजरायली सोल्जर्स के साथ भिड़ंत हुई। उसके बाद अल यमून जो वेस्ट ऑफ जेनिन में टाउन है, वहां पर भी अभी भिड़ंत हुई। उसके बाद जो बुरका इलाका है नॉर्थ वेस्ट नाब्लस का, वहां भी 2 लड़कों को उठाने इजरायली पहुंचे और वहां भी जबरदस्त भिड़ंत हुई। ये वो इलाका है वेस्ट बैंक जहां पर ट्यूबस में देखिए अभी कुछ दिन पहले एक बम एक्सप्लोड किया था रेजिस्टेंस ने इजरायली फोर्सेस पे, जिसपे 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए थे। तो वो भी देखिए पहलू है। उसके बाद कलंदिया कैंप जो जेरूसलम का है, उसमें भी एक जंग हुई है। उसको स्टॉर्म करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद सिलात अल हरितिया जेनिन में जो रेजिस्टेंस का गढ़ है, वहां भी देखिए झगड़ा हुआ, मतलब एक बुरी जंग की स्थिति रही। फिर अबू कातिला जो नेबरहुड है हिब्रॉन का, यहां तो गजब हो गया, क्योंकि हिब्रॉन में कम लड़ाइयां होती है, लेकिन यहां जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस चाहती थी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई और रेजिस्टेंस की फोर्सेस ने बाकायदा वहां पर बाड़े लगाए हुए थे, बाड़ जो कि कटीले बाड़ होते हैं। उन कटीले बाड़ों में इजरायली फोर्सेस फंस गए। उसके बाद हिब्रॉन के जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उन्होंने गोली चलाई और इजरायली सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा। उसमें 2 लोग जो कांटे में फंस गए थे, वो मतलब बाढ़ के कांटे में वो लहूलुहान हो गए। ये देखिए एक बड़ी खबर जो यहां से आ रही है। उसके बाद जो शेख मुनीस एरिया है नाब्लस में, वहां भी भिड़ंत हुई। जेरिको में एक जगह और अकबाद जबेर कैंप, वहां लड़ाई हुई। फिर सेबेस्टिया जो नॉर्थ ऑफ नाब्लस है, वहां लड़ाई हुई। फिर रफीदिया हॉस्पिटल जो कि वेस्ट ऑफ नाब्लस है, वहां लड़ाई हुई। फिर अल बेरे सिटी में अल शरीयत नेबरहुड है, वहां जबरदस्त भिड़ंत हुई। हिजमा टाउन जो ऑक्यूपाइड जेरूसलम में जो रेजिस्टेंस का गढ़ बन गया है, वहां पर सेटलर्स को आने ही नहीं दिया जा रहा है। सेटलर्स, जूइश सेटलर्स जैसे ही पहुंचते हैं उनकी बसों पे भारी मात्रा में पत्थरों की बरसात होती है। उसके बाद कलकलिया के मोतादी दलाल जो एरिया है, वहां पर भी जबरदस्त लड़ाई हुई। गाजा में 2 जगह आज इजराइल ने अभी तक शेलिंग की है, वो खान यूनिस में और अल तुफा में 2 जगह शेलिंग की है, लेकिन उसका कोई असर वैसे नहीं पड़ा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी तरह से ये साफ कर दिया है कि इजराइल को UNRWA को अंदर लेना ही पड़ेगा, जो उसने बैन कर रखे हैं, और सारी चीजें जो मतलब शेल्टर, फ्यूल, जबकि गाजा ट्रूस हो गई है, लेकिन उसने अभी, और इजराइल कह रहा है कि ये तो अरब देशों को करना चाहिए एड वगैरह, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इजराइल को ये सब चीजें करनी चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि फ्यूल, मेडिसिन, खाना पानी, बेसिक जो इसेंशियल्स है, वो सब फिलिस्तीनी नागरिकों, जो गाजा के फिलिस्तीनी नागरिक हैं, उन तक वो पहुंचता रहे। अच्छा, मैंने कल ही आपको बताया था कि कतार और टर्की वहां पर अंदर घुस चुके हैं और उसको लेके
बहुत बड़ा बवाल इजराइल में मचा हुआ है कि कैसे इन ताकतों को हम टैकल करें, क्योंकि वो जो एक संगठन जिसने 2010 का फ्लोटिला ऑर्गेनाइज किया था, टर्की का संगठन, जिसमें कई लोग मारे गए थे जब इजराइल ने गोली चलाई थी, वो संगठन अब आ गया है गाजा में। और कतर भी पूरी तरह से फ्यूल ट्रक्स वगैरह भेज रहा है। तो इजराइल की हर तरफ से एक घेरेबंदी हो रही है। अमेरिका के, मैंने कल बताया था आपको कि जेड कुशनर और विटकॉफ वहीं जाके बैठ गए हैं। उन्होंने अपना एक अमेरिकन ऑफिस बंकर टाइप एक बना दिया है और वहां से वो पूरा डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, एक पूरी रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में ओपिनियन बदल गया है। अमेरिका में अब ये स्थिति हो गई कि 59% ये कहते हैं कि अमेरिका को फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। पहले ये संख्या केवल 20% थी। 59% ये पिछले 2 महीनों में हुआ है। उसके बाद उसमें 80% डेमोक्रेट्स चाहते हैं फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करे अमेरिका, और 41% रिपब्लिकन्स भी चाहते हैं। और 41% रिपब्लिकन्स में आप देखिए तो उनका एक बड़ा हिस्सा, कम से ये मतलब ओवरऑल संख्या 20-25% की थी आज से 2-3 महीना पहले अमेरिकन्स की इन जनरल, जो चाहते हैं कि अमेरिका पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करे। और उसमें रिपब्लिकन्स की संख्या तो 5 से 7% थी, वो 41% हो गई, और 80% डेमोक्रेट्स चाह रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो पूरी एक सिचुएशन है, यही वजह है कि ट्रंप को जिस तरह से इजराइल के खिलाफ जो दिखाई पड़ रहा है उसको बिहेव करना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए, जो जेडी वैंस हैं वो इजराइल काट्स, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, उनसे मिले। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेतन्याहू ने स्मोत्रिच को कहा कि वेस्ट बैंक को जो एनेक्स करने की बात है, जिसको लेके फिर से हलचल शुरू हुई है, और अभी तक केवल सॉवरेनिटी की बात इजराइल ने की है, एनेक्सेशन की बात नहीं करी क्योंकि ट्रंप मना कर चुका है। तो नेतन्याहू ने बेन गिविर से कहा और स्मोत्रिच से कहा कि अमेरिका नहीं चाहता है और अमेरिका का भी इंडिकेशन नहीं है कि वेस्ट बैंक को हम हथियाएं। तो देखिए कैसे ट्रंप ने पूरा इक्वेशन बदल दिया है। इजराइल अमेरिका को डिक्टेट करता था, अब अमेरिका इजराइल को डिक्टेट कर रहा है। उसके बाद टर्की और कतर ने एक अपना मल्टीपल अग्रीमेंट जॉइंट डिक्लेरेशन 11th एक हाई स्ट्रैटेजिक कमिटी में अपना साइन किया है, और इसको लेके एक बहुत हलचल है कि टर्की और कतर साथ आ रहे हैं। फिर देखिए, बीबीसी ने एक रिपोर्ट कंपाइल की है जिसमें उसने कहा है कि आईडीएफ ने बकायदा सोच समझ के जिन बच्चों का कत्ल किया है, 20,000 से ऊपर बच्चों का कत्ल जो गाजा में हुआ है, उसमें 60% ऐसे बच्चे हैं जिनके सर या आंख में गोली मारी, और ये जानबूझ के हुआ। ये बीबीसी कह रहा है जो इजराइल समर्थक। अब आप सोच लीजिए ये पूरी सिचुएशन। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो हमले किए, 2 दिन से वो अमेरिका पे हमला कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जो डिप्लोमेसी है वो देखिए सीरिया लेबनान में नए युद्ध की तैयारी में लगी हुई है, और उसके लिए जो ईरान के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, सीरिया और लेबनान में खासतौर पे, और वो वहां जाके वार्न कर रहे हैं कि ये पूरा युद्ध आने वाला है। हिजबुल्लाह की तैयारी मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके साथ साथ ये भी है कि आज से वो हमास का वो कैंपेन शुरू है जिसमें वो अबू शबाब गैंग और तमाम फोर्सेस को नेस्तनाबूद कर देगा। ये थी आज की पहली खबर। दूसरा वीडियो आएगा करीब शाम को 5-6 बजे, और तीसरा फिर अपने टाइम से 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।